स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है लेक्चर नंबर 5 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल सिलेबस डिस्कशन का। तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज, करंट, एनर्जी, पावर और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया। ठीक, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स थे। जैसे नंबर 1 एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, नंबर 2 लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नंबर 3 यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स, नंबर 4 टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, नंबर 5 लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया था। थ्योरेटिकली कैसे उनको एक्सप्लेन करना है वो बता दिया था, ग्राफिकली कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो भी बता दिया था। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की कहानी थी वो पूरी होती है। आज हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 5 में। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में कि कितने टाइप के सोर्स से हम अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डील करते हैं या डील कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ सोर्स से। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज की बात करें तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो होता है दो प्रकार से। एक को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस, दूसरे को इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक, क्या है मैं इसको थोड़ा आपको ग्राफिकली बताता हूं। इसका जो क्लासिफिकेशन है ग्राफिकली करते हैं पहले। एक है डिपेंडेंट, ठीक है, दूसरा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जिनका क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट या सोर्स पर डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और ऐसे जो भी सोर्स होंगे जिनकी वैल्यू, यानी जैसे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का एम्पियर यानी जो करंट है, या वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, अगर किसी दूसरे एलिमेंट के अक्रॉस करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज या दूसरे एलिमेंट्स पर अगर हम डिपेंड करने लगे तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज। तो मतलब डिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज है जो डिपेंड कर रहे हैं किसी पर, जैसे उनका नाम ही बता रहा है डिपेंडेंट सोर्सेज, मतलब वो डिपेंड कर रहे हैं। इनकी जो वैल्यू होगी वो किसी न किसी एलिमेंट के क्रॉस करंट या किसी न किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज होंगे वो टोटली इंडिपेंडेंट होंगे, उनका जो मान होगा, उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्सेज क्या है, जैसे आप अपने आसपास के जितने भी सोर्सेज देखते हैं, जैसे कोई करंट सोर्स हो गया, ठीक है, करंट सोर्स तो आप देखते नहीं, जनरली वोल्टेज सोर्स देखते हैं। तो जो भी जनरेटर है, बैटरी है, ठीक, तो इन सब की वैल्यू किसी पैरामीटर, किसी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सर्किट के किसी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो 12 वोल्ट ही सप्लाई करेगी, ऐसा नहीं कि अगर हमने रेजिस्टेंस बदल दिया तो उसका बैटरी का वोल्टेज बदल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो जो भी ऐसे सोर्सेज हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जिनकी जो मैग्नीट्यूड है, जिनका जो भी मैग्नीट्यूड है करंट या वोल्टेज, वो टोटली इंडिपेंडेंट हो किसी भी एलिमेंट पे, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। और जो डिपेंड करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक, पहला क्लासिफिकेशन उसका वो होता है करंट सोर्स, दूसरा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एक होगा करंट सोर्स जो करंट सप्लाई करता है, एक होगा वोल्टेज सोर्स जो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमको प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट या सर्किट के अक्रॉस। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो करंट सोर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं जिनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक हो सकता है आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि क्यों आइडियल है ये। दूसरा होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, हम लोग देखेंगे क्यों प्रैक्टिकली इसको कहते हैं, क्यों आइडियल कहते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे। अगला क्लासिफिकेशन जो है सेम एज अ करंट सोर्स का, जैसे क्लासिफिकेशन हमने किया है वैसे क्लासिफिकेशन इसका भी है। तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ये है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट सोर्सेज का क्लासिफिकेशन। अब डिपेंडेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको बेसिकली हम लोग चार प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार से उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए इनका क्लासिफिकेशन हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज पढ़ेंगे। अभी आप समझिए, एक होता है
करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक। एक दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तीसरा, अब जैसे यहाँ पे करंट सोर्स की बात हो गई, ऐसे दो टाइप के वोल्टेज सोर्स, ठीक। तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक। आगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो दो टाइप के करंट सोर्स हैं। एक करंट सोर्स जो करंट कंट्रोल्ड होगा, यानी वो किसी ना किसी एलिमेंट के क्रॉस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और दूसरा क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, मतलब ये ऐसा करंट सोर्स है जो किसी ना किसी एलिमेंट के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। सेम ये है तीसरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, मतलब ये एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो किसी भी एलिमेंट के क्रॉस कोई करंट फ्लो हो रही होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही ये चौथा है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी ये किसी न किसी एलिमेंट के क्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वोल्टेज होगा, उसके ऊपर इसका सोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा। तो आप कहीं भी देखेंगे कि जो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनको हम लोग ऐसे डायमंड बॉक्स से डोनेट करते हैं, इस फॉर्म में उसको ये डोनेटेड होता है डायमंड बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे वहां पे प्लस माइनस या करंट में जो भी डायरेक्शन होगी, यानी जो इनका सिंबल होगा जो देखेंगे आप तो देखने में ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स से आप तो डील करते चले आई हैं, ठीक है, ऐसे गोले मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये जहां भी आपको ये डायमंड आकार का कहीं सोर्स मिल जाए, ठीक है, जहां करंट वैल्यू कुछ भी यहाँ पे कुछ समथिंग कांस्टेंट समथिंग के या आई के या वी दिया होगा, तो आप उसको देख के जान जाएंगे कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, नोट कर लेंगे। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, कंट्रोल्ड की जगह हम लोग डिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो ये हो जाएगा। इसको दूसरा भी नाम होता है, कहीं आपको ये मिल सकता है CDCS, ठीक है, CDCS यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट कंट्रोल्ड की जगह डिपेंडेंट भी शब्द यूज होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इस नाम से भी मिल सकता है और इस नाम से भी मिल सकता है, तो दोनों आप नाम लिख लीजिए और आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पहले पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक। इंडिपेंडेंट सोर्सेस का जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया, पहले वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, पहले वोल्टेज सोर्स को देखेंगे, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स में भी मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया था, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो दोनों को साथ में समझते चलेंगे। पहले समझेंगे क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ध्यान से समझिए इसको। तो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस क्या होते हैं, कोई भी वो वोल्टेज सोर्स, कोई भी वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट याद रखिए, कोई भी वह इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड होता है, ठीक। तो ऐसे जो भी सोर्सेज होंगे उनको हम लोग बोल देंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। फिर से सुनिए, ऐसा वोल्टेज सोर्स, ऐसा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पे डिपेंड नहीं कर सकता है, नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। दूसरे शब्दों में कहें कि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड करंट का फंक्शन नहीं होता है, वो लोड करंट का फंक्शन नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट होता है। तो ऐसे जो भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। उसकी कुछ और भी बातें हैं वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देख ले, तो डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे, द वोल्टेज सोर्स विच टर्मिनल वोल्टेज is independent of load current is known as ideal voltage source, ideal voltage source,
या हम लोग इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि जिसका टर्मिनल वोल्टेज, विच टर्मिनल वोल्टेज इज नॉट द फंक्शन ऑफ लोड करंट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। दोनों प्रकार से परिभाषा है, आप चाहें तो परिभाषा बदल के लिख सकते हैं, नॉट द फंक्शन ऑफ, इंडिपेंडेंट की जगह लिख सकते हैं नॉट द फंक्शन ऑफ लोड करंट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए और एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये मान लीजिए हमारा एक हम लीजिए डीसी वोल्टेज सोर्स लिया है, इसको हमने मान लिया आइडियल। तो अगर हम इसको किसी लोड के क्रॉस लगा रहे हैं, ये हमने मान लिया कोई लोड है हमारा, अभी डीसी की बात कर रहे हैं, तो डीसी वोल्टेज सोर्स ऐसा देखो यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स ऐसे जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, आपको सकता है विजिबल ना हो, यहाँ पे बता दें, जो हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स होगा वो ऐसे होगा, इस प्रकार से सिंबल होगा, और एसी वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा यहाँ पे हमारा ऐसा होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ समथिंग वोल्टेज वैल्यू दी होगी, और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दी होगी वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, इस फॉर्म में v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, इस फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन दी होगी, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग वोल्टेज दिया होगा कुछ वोल्ट, ठीक। तो ऐसे होगा सिंबल, ठीक। तो आगे देखिए यहाँ पे ये हमने मान लिया ये कुछ हमारा v है वोल्टेज, ये हमारा v वोल्टेज है, ठीक है। और ये हमारा आर एल लोड हो गया, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने मान लिया IL, IL हमने मान लिया। अब देखिए ये जो हमारा इसका टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमने मान लिया इसका टर्मिनल वोल्टेज, कुछ मान लेते हैं VT, टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए जो वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको हमने मान लिया VT, VT माने VTS नहीं, VTS तो आगे देखना है, ये हो गया VT, ठीक है। तो यानी इस वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है VT, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट हो गया, ठीक है, वो लोड करंट पे डिपेंड ना करे, तो उस वोल्टेज सोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, उस वोल्टेज सोर्स को हम लोग बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्राफ प्लॉट करें ऐसा I और V के, I और V के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे VT मान लीजिए हमारे टाइम के साथ वेरी है, ठीक। तो यहाँ पे हमको जो वोल्टेज मिलेगा एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे, यानी V इक्वल टू VL होगा, इसको IL मान लो लोड करंट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक। मतलब हम कुछ भी लोड करंट डालें, यानी कुछ भी लोड हमारा यहाँ पे पुट करें, लोड करंट कैसे बदलेगी, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू बदले, यानी लोड की अगर वैल्यू बदलेंगे तो लोड करंट बदलेगा। तो कोई भी लोड करंट हो, यानी कितने भी वैल्यू का लोड करंट यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करें, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस हमको ये मिलेगा, या VT या VL कुछ भी लिखें यहाँ पे, चलिए VT हमने माना है तो VT लिखें, VT हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर, इसके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ वोल्टेज ले लिया इसके अक्रॉस कुछ भी 10 ले लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस ले लिया 2, रेजिस्टेंस ले लिया 2, ठीक है। तो मान लीजिए अभी 2 है, करंट कितनी फ्लो हो रही है 5, ठीक, करंट कितनी फ्लो हो रही है 5। अब हम क्या करें, इसको बदलें, इसको हमने बदल दिया कितना 3 कर दिया, इसको हमने मान लीजिए इसको बदल के 3 क्या कर दिया 4 कर दिया, मान लीजिए 4 कर दिया, तो अब करंट कितनी हो जाएगी 2.5, करंट कितनी हो जाएगी 2.5 है ना, V अपॉन R कितनी हो जाएगी 2.5, लेकिन वोल्टेज कितना रहेगा इसके टर्मिनल पे, देखो 2.5 इंटू 4, अभी भी टर्मिनल वोल्टेज कितना रहेगा 10 वोल्ट। पहले कितना था ये, जब हमने इसको 2 लिया था, जब 2 लिया था तो करंट कितनी मिल रही थी 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर था ना यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 कितना था 10 वोल्ट, तो उस समय भी 10 वोल्ट मिल रहा था, और करंट चेंज हो गई, यानी देखिए यहाँ पे लोड करंट चेंज हुई ना, हमने लोड करंट पहले कितनी मिली थी 5 एम्पियर, बाद में कितनी मिल रही 2.5 एम्पियर, यानी लोड करंट चेंज हुई, लेकिन उसके साथ हमारा वोल्टेज क्या रहा, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहा, पहले भी 10 वोल्ट था अभी भी 10 वोल्ट है। तो ऐसे जहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वो क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको वेरीफाई करा के दिखा दिया, तो इसको मैं हटाता हूँ, वेरिफिकेशन खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं हटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बी पार्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखिए क्या होता है। तो जैसे अभी हमने बताया आइडियल के लिए क्या बताया कि जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पर डिपेंड ना करे वो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, और जिसका डिपेंड करता है वो हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो मतलब वो वोल्टेज सोर्स जिनका टर्मिनल वोल्टेज लोड का फंक्शन हो सकता है या होगा, ऐसे वोल्टेज सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यानी अगर लोड करंट हमारी कम या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो बदलने लगेगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा चेंज होगा, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट का फंक्शन हो, जिसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो लोड करंट का फंक्शन हो, उसको हम लोग बोल देंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। या दूसरे शब्दों में ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, लोड करंट के साथ
वेरी करे या लोड करंट पे डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे लिखेंगे इसकी परिभाषा फिर से, जैसे उसकी लिखी थी, द वोल्टेज सोर्स विच टर्मिनल voltage is the function of load current. Load current is known as practical voltage source. तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है, आप इसको समझते हैं, ठीक है। अभी हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपको जब आइडियल वोल्टेज सोर्स बना के दिखाया था तो वहां पे सोर्स रेजिस्टेंस की बात नहीं करी थी, सोर्स रेजिस्टेंस की बात नहीं करी थी, क्योंकि वो बात यहां पे करनी थी, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, उनका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस। उसी के कारण क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, किसके ऊपर? उसके लोड करंट के ऊपर। अभी हम यहाँ पे बना के देखते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, ये हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ये प्लस माइनस, अभी हम लोग डीसी का एग्जांपल ले रहे हैं, आप चाहे तो एसी का भी ले सकते हैं, आर की जगह बस जेड हो जाएगा, इंपेडेंस हम लोग वहां पे रख देंगे रेजिस्टेंस की जगह। तो ये आप यहाँ पे आ गया पिक्चर में, क्या? सोर्स रेजिस्टेंस। क्या पिक्चर में आ गया? सोर्स रेजिस्टेंस। इसको हम लोग आर एस से डोनेट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया वोल्टेज वी, ये हमारा आर एल, ये यहाँ पे करंट फ्लो हुई, ये हो गई क्या? आई एल, और ये मिला हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ठीक है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब ये होगा कि जो यहाँ पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है वो करंट पे डिपेंड करने लगेगा। कैसे? यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके देखिए, आप केवीएल अप्लाई करिए, इसमें जैसे ही केवीएल अप्लाई करेंगे, अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं केवीएल का, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू 0 विद पोलैरिटी, ठीक। तो ये वोल्टेज V हो जाएगा, ठीक है। अभी हम केवीएल में आपको आगे बताएंगे, तब आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ये प्लस ले लिया हमने, माइनस ले लिया, करंट इधर से एंटर कर लिए, ये हो गया माइनस आई एल आर एस, यहाँ पे एंटर करेगी ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आई एल आर एल इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये क्या है, यही चीज VT है, इसको हम लोग VT से रिप्लेस कर दें, तो हमारा VT इक्वल टू क्या हो गया, देखिए V माइनस आई एल आर एल। VT इक्वल टू क्या आ गया हमारा? V माइनस आई एल आर एल। देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, ये VT लिखा है टर्मिनल वोल्टेज, ये तो है ILRL, ये तो हमने माना VT। देखिए टर्मिनल वोल्टेज किस पर डिपेंड करने लगा? लोड करंट पे डिपेंड हो गया। तो क्योंकि अब ये हमारा जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो फंक्शन ऑफ लोड करंट हो गया, तो ऐसे जो भी वोल्टेज सोर्स होंगे जहां पे हमारा वो टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट का फंक्शन होने लगेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन हो गया, यानी अगर हम लोड करंट चेंज करें तो हमारा VT चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो ऐसे जो भी वोल्टेज सोर्सेज होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम वैसे ही एक ग्राफ ड्रा करें V और I के बीच में, तो कैसे बनेगा देखिए, V और I, ठीक है। ये हमारा IL लोड करंट है। तो अभी हमने वहां पे जब देखा था प्रैक्टिकल वाले केस में क्या था? स्ट्रेट लाइन था बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और ये डिक्रीज किस प्रकार का होगा? ये VT इक्वल टू V माइनस IL RS के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में, ठीक है। अगर इसको हम लोग नीचे तक ले जा सकते हैं, नीचे तक ले जा सकते हैं, जब हमारा क्या होगा? VT 0 हो जाएगा, उस केस में ये क्या होगा? V अपॉन RS। तो वो करंट कौन सी करंट होगी जिसपे हमारा टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा? तो हम लोग इसको 0 पुट कर दें, तो वो यहाँ पे वोल्टेज हमको करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? वो करंट की वैल्यू मिलेगी IL इक्वल टू V अपॉन RS, यानी V अपॉन RS, IL की वैल्यू जब V अपॉन RS के बराबर हो जाएगी, उस समय हमारा टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस, जो लोड के क्रॉस मिल रहा है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए वोल्टेज सोर्स के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, ठीक। पहला पॉइंट क्या है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा? R इंटरनल 0 होगा। क्या होगा? R इंटरनल 0 होगा। याद रखिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। क्या होगा? शून्य होगा। और जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में होता है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है? उसके सीरीज में। देखिए मैंने सीरीज में बनाया है, तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? उसके
सीरीज में होगा। और अगर हम लोग आइडियल की बात करें तो ये क्या हो गया, जीरो। आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस हो गया जीरो। तो सोर्स रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारा पुराना डायग्राम बन जाएगा कौन सा, ये वाला जो हमने पहले बनाया था, ये इससे ये बन के तैयार हो जाएगा ये बस। अगर आर एस इक्वल टू जीरो हो गया यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यानी सोर्स रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, 0 ओम। क्या होगा वो, 0 ओम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन ये होती है वोल्ट मीटर और वोल्टेज सोर्स से वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वोल्ट मीटर और वोल्टेज सोर्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर क्या काम करता है, वोल्टेज मेजरमेंट का, जिससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इंटरनल, वो कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है, या ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ये आइडियली की बात है, आइडियल, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे भी आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। वहां का वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होना चाहिए, और हमारा वोल्टेज सोर्स का कितना होना चाहिए, जीरो। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। तो आपने डिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा, करंट सोर्स। करंट सोर्स, ठीक, करंट सोर्स देखिए। तो पहला इसमें भी उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन, पहला क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, जैसे वहां पे आइडियल वोल्टेज सोर्स था वैसे ही आइडियल करंट सोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइडियल करंट सोर्स क्या हो गया, जैसे हमने बताया वहां पे आइडियल वोल्टेज सोर्स में कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पर डिपेंड ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स भी वही है, सेम चीज। तो ऐसा करंट सोर्स जिसका लोड करंट, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड ना करे, अब उल्टा हो गया, टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड ना करे, ऐसे हमको करंट सोर्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइडियल करंट सोर्स। क्या कहलाएंगे वो, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज हो, ऐसे लोड सोर्सेस, ऐसे करंट सोर्सेस जिनका लोड करंट या हम लोग बोले उनकी करंट टर्मिनल वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल करंट सोर्स। तो सेम चीज, द करंट सोर्स which current is independent of terminal voltage is known as ideal current source, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। तो ऐसा जो भी करंट सोर्स जिनका लोड करंट या जिनका करंट टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड ना करे, या हम लोग कह सकते हैं नॉट द फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज का फंक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल करंट सोर्स। सेम टाइप का डिस्कशन है, आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमने कोई करंट सोर्स देख लिया, अभी यहाँ भी डीसी करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, एसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, एसी के लिए सेम है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डीसी करंट सोर्स, और ये हमारा एसी करंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ समथिंग एम्पियर वेव वैल्यू दी होगी, और यहाँ पे हमारा कुछ आई इक्वल टू कैपिटल आई एम साइन ओमेगा, एम सफिक्स में है यहाँ पे, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो एसी है, टाइम के साथ वैरिंग है, ठीक, इस फॉर्म में कुछ दिया होगा, आई टी इक्वल टू होगा समथिंग, ठीक। आप बाद में देखते हैं उसको। यहाँ पे देखिए हमने ये लोड सर ये लगा दिया, और ये हमने यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमारा करंट आई है, ठीक है, इसके कारण करंट आई फ्लो होगा, आई एल इक्वल टू आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ भी प्लॉट कर लें, फिर आगे समझते हैं। ये मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये हो गया हमारा आई टी वेरिएबल, ये हमारा वी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, कोई वोल्टेज ले सकते हैं, ये क्या हो गया कांस्टेंट, आई इक्वल टू आई एल, यानी वोल्टेज कुछ भी हो, टर्मिनल वोल्टेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, यानी हमारी जो ये करंट होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक, ये डिपेंड नहीं करेगी कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कितना टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, वो ये वीटी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे
चाहे जितना वोल्टेज यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन होगा, इसका इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले 1 एम्पीयर की करंट थी, ठीक है, यहाँ पे समथिंग रेजिस्टेंस है तो क्या मिलेगा यहाँ पे R, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक, तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे उतना ही मिलेगा, VT, करंट कितनी देगी वो, हाफ कर देगा। यहाँ पे देखिए कैसे, मैं आप सबको समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ हमने मान लिया कि हमारा 10 चलो 10 लेते हैं, 10 एम्पीयर के करंट सोर्स है, ठीक, 10 एम्पीयर का करंट सोर्स है, अभी 10 एम्पीयर डिलीवर कर रहा है इसको, ठीक। हमने मान लिया लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, लोड रेजिस्टेंस हमने मान लिया समथिंग कुछ नहीं ले लिया, चलो 2 ओम ले लिया, कोई पुराना वाला, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पीयर, ठीक, तो करंट कितना डिलीवर करेगा 2 ही एम्पीयर, सीधे पूरा डिलीवर करेगा, ठीक है, 2 एम्पीयर डिलीवर करेगा, ठीक। अब हम मान लें कि यहाँ पे हमारा ये हो गया 3 ओम का लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी भी कितना डिलीवर करेगा 10 एम्पीयर ही डिलीवर करेगा, कितना डिलीवर करेगा 10 एम्पीयर ही डिलीवर करेगा। इस समय हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना था 20, बाद में टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया 30, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज बदल रहा है ना, 20 से 30 हो गया, लेकिन हमारा लोड करंट क्या है कांस्टेंट है, लोड करंट क्या है कांस्टेंट है, लोड करंट क्या है कांस्टेंट है, समझ गए। तो ऐसा जो भी करंट सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड लोड यानी टर्मिनल वोल्टेज पर या हम बोले लोड वोल्टेज पर डिपेंड ना करे, ऐसे वोल्टेज सोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे करंट सोर्सेज को हम लोग क्या ऐसे करंट सोर्सेज को क्या बोलेंगे आइडियल करंट सोर्स। तो हम लोग वही ऐसे करंट सोर्स जिनका करंट किसी भी एलिमेंट के टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड ना करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडियल करंट सोर्स, ठीक। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर देखिए, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, ऐसा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो ऐसा करंट सोर्स जिनका करंट लोड टर्मिनल पर डिपेंड करे, या हम लोग कह सकते हैं ऐसा करंट सोर्स जिसका करंट, ठीक है, लोड टर्मिनल वोल्टेज का फंक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ऐसे करंट सोर्स जिनका करंट टर्मिनल वोल्टेज का फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, या हम लोग बोले कि ऐसा करंट सोर्स जिसका करंट टर्मिनल वोल्टेज का पे डिपेंड करे, प्रैक्टिकल वोल्टेज पर टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड करे, उसको क्या बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम लोग लिखे यहाँ पे करंट सोर्स विच करंट डिपेंड्स ऑन टर्मिनल वोल्टेज, या हम लोग कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इज नोन एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सेम बात जैसे हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए देखी थी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए हमने क्या कहा कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे करंट सोर्स के लिए देख रहे हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकल करंट सोर्स जिसका करंट टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग इसको समझते हैं क्या है ये मान लीजिए ये हमारा एक करंट सोर्स हो गया, जैसे हमने डीसी वाला लिया था, यहाँ भी डीसी वाला ले रहे हैं, समथिंग आई एम्पियर का करंट है। अब वहां पे हमने सोर्स रेजिस्टेंस की बात नहीं करी थी, क्योंकि जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें सोर्स रेजिस्टेंस नहीं होता है, और हम लोग बताएंगे कितना होता है भी आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, आइडियली हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, वो नहीं होता है, वो इनफाइनाइट मानते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा RL, ये हो गया RS, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोड करंट है, यहाँ पे समथिंग करंट आई आएगी, यहाँ पे कितनी जाएगी IL, इसको हम लोग मान लेते हैं I डैश, ये कितनी हो गई I डैश, ठीक। KCL लगाना अभी आपको नहीं आता होगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे आप जब KCL पढ़ लेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक। इस नोट पे मैं KCL लगाऊंगा, तो उस KCL इक्वल टू KCL में क्या होता है, इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। इनकमिंग करंट कौन सी है हमारी I, आउटगोइंग करंट कौन सी है हमारी IL प्लस I डैश, ठीक है। IL प्लस I डैश, हमें चाहिए क्या IL, तो IL इक्वल टू क्या हो गया I माइनस I डैश, I माइनस I डैश। I डैश देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए वोल्टेज मान लिया VT, क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज हमने मान रखा है VTH, VT मान लो, VTH नहीं मानेंगे, VT मान रहे हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है VT, तो इतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, ये कितना हो गया VT और VT अपॉन RS, I डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा VT अपॉन RS, ये करंट है ना। तो इस जो एलिमेंट के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है VT, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है RS, ये क्या हो जाएगा हमारा
आई, ये हो गया आई एल, आई एल इक्वल टू आई माइनस वी टी अपॉन आर एस, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये लोड करंट है, ये जो हमारा लोड करंट है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे टर्मिनल वोल्टेज पर। तो लोड करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पर, क्योंकि लोड करंट हमारा टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जो हमारा ये सोर्स है, ये कैसा है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो अगर आप लोग ज्यादा यहाँ पे करना चाहें, यहाँ लिख सकते हैं लोड करंट, ठीक है, लोड करंट, ठीक, स्पेसिफाई करना चाहें तो लोड करंट की बात हम लोग वहां पे कर रहे हैं, वहां पे लिख लेंगे लोड करंट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लोड करंट है, यानी जो लोड के क्रॉस जो हमारी करंट मिल रही है, वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। अगर ऐसा है तो वो कैसा है, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। कैसा है वो, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, वोल्टेज तो नहीं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम टर्मिनल वोल्टेज चेंज करेंगे, ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज चेंज करेंगे, यानी जब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा तो हमारा ये लोड करंट भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे अगर टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करेंगे, है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करेंगे तो आई में माइनस होने वाला जो टर्म है वो चेंज होगा। जो आई में माइनस होने वाला टर्म अगर वो चेंज होगा तो आई एल भी चेंज होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे करंट सोर्स जिनका लोड करंट, यानी जिनके क्रॉस लगा हुआ लोड के में जो करंट फ्लो हो रही है वो, यानी लोड करंट टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड करने लगे। कौन से टर्मिनल वोल्टेज पर, लोड के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करने लगे, या उसका फंक्शन हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्या बोलेंगे उसको, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अगर हम लोग इसको यहाँ पे ग्राफिकली देखना चाहें तो कैसे दिखेगा, ऐसे, ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, ये हो गया हमारा आई टी, ठीक है, ये हमारा वी टी, ठीक है। हमने प्रैक्टिक आइडियली देखा था ये ऐसा था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे मिलेगा हमको, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा आई एल इक्वल टू आई माइनस वी टी अपॉन आर एस, इस फॉर्म से ये डिके करेगा, ठीक, इस फॉर्म से ये डिके करेगा, ठीक है, वी टी अपॉन आर एस, ठीक, इस हिसाब से वो डिके करेगा, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज बच गई, इसमें जो वहां पे जैसे मैंने लिखा था ना, उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट करिए, नोट में, नोट में क्या नोट करेंगे, नोट में नोट करेंगे कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज, इसका बहुत काम है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, इसको याद रखेंगे, करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी आर इंटरनल जो होता है हमारे आइडियल करंट सोर्स का, वो कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग आइडियल की बात करी थी, यहाँ पे नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वो कितना था, अनंत था, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक, ठीक, यानी इन्फिनिटी था वो। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। इन्फिनिटी का क्या मतलब हो गया, ओपन सर्किट, तो इसको हमने शो नहीं किया था, ठीक है। अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये ओपन था यहाँ पे, इसलिए हमने इसको शो नहीं किया था। तो आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक। और इसी का उल्टा जो हमने बताया वहां पे, जो हमने दूसरी चीज बताई थी, क्या ये बताई थी ना, वहां बताए थे वोल्ट मीटर के लिए, यहाँ बताते हैं एमीटर के लिए। तो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इंटरनल, वो कितना होता है, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। किसके लिए, ये भी आइडियल, आइडियल, इसीलिए हम लोग एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ठीक है। इसलिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो कोई भी वो लोड करंट में इफेक्ट नहीं डालेगा। और वोल्टेज सोर्स को इसलिए पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि उसका वोल्टेज होता है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो वो भी कोई वोल्टेज पर इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं जब भी मेजरमेंट करना होता है करंट का, और वोल्ट मीटर को उस एलिमेंट के क्रॉस पैरेलल में लगाते हैं जिसका वोल्टेज मेजर करना होगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, किसके साथ, जिस भी एलिमेंट के क्रॉस हमको करंट चेक करनी होगी उसके साथ। और वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में, किसके साथ, जिस भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए होगा। तो एमीटर का जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता है 0, लेकिन करंट सोर्स का कितना होता है, इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, लेकिन वोल्टेज सोर्स का 0। ये चीजें याद रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को। किसको, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। तो हमने देखा था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के थे, 4 टाइप के, ठीक, ABCD करके लिख सकते हैं, एक साथ उनको देखेंगे। पहला क्या था, हमने देखा था करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल्ड या डिपेंडेंट लिख सकते थे हम, चलिए डिपेंडेंट लिखते हैं। आप कंट्रोल चाहें तो कंट्रोल लिख सकते हैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा था, CDCS,
ठीक है। दूसरा देखिए, एक साथ अभी मैं बता दूंगा आपको। दूसरा क्या था, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये था। ठीक है, ये क्या था, VDCS। ठीक, तीसरा हमने देखा था करंट डिपेंडेंट क्या था वो, वोल्टेज सोर्स। ये यहाँ पे क्या लिखा था हमने, CDVS। ठीक है, और चौथा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये चारों देखने हैं। इसको हमने क्या लिखा था, VDVS। ठीक है, अब देखिए चारों विषय में समझिए। ठीक, तो जो हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, पहला वाला जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, इस प्रकार से। ऐसे, ये मान लीजिए है, हमने बताया था ना डायमंड के शेप का होगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे जो करंट डिपेंडेंट है, तो ये समथिंग K टाइम्स I कुछ, ठीक, AX कुछ भी मान लीजिए, किसी भी करंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के करंट के ऊपर वो डिपेंड करेगा। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। अभी सबके सिंबल मैं बता देता हूँ। ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये पहले करंट सोर्स का हम लोग सिंबल बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे। किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो K टाइम्स समथिंग VX, किसी X पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, अब ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनाएंगे। ये हमारे वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया, प्लस माइनस या कुछ भी। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, तो क्या हो जाएगा ये KIY। ठीक, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ बनाएंगे वोल्टेज सोर्स के लिए, ये वोल्टेज सोर्स का हो गया, प्लस माइनस किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो KVY। ये सबके सिंबल हो गए। ठीक है, ये सबके सिंबल हो गए। ठीक, अब यहाँ पे K क्या है, ये K क्या है, कुछ समथिंग मल्टीप्लायर है जो डिपेंड करेगा किस पे, ये सोर्स पे डिपेंड करेगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग K की यूनिट की बात करें, K की यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे K की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि करंट सोर्स है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट K की। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पे इसकी यूनिट होगी क्या, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी मो। ठीक है, अब ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यानी करंट पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज सोर्स, तो इसकी यूनिट यहाँ पे हमको मिलेगी मो ओ, इसकी यूनिट मिलेगी ओम। अब ये भी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे K की यूनिट कोई यूनिट नहीं मिलेगी, नो यूनिट। ठीक है, नो यूनिट। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं बगल में। ठीक, अब मान लीजिए मैं कुछ सर्किट बनाता हूँ ऐसे, ये हमने कोई सर्किट यहाँ पे बना दिया ऐसे। यहाँ पे एक हमने डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया ऐसे, यहाँ पे एक और डिपेंडेंट सोर्स हमने ऐसे लगा दिया। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। यहाँ पे हम लोग एक सोर्स मान लेते हैं, ये हमने मान लिया एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2I 2 ओम। ठीक है, 2I 2 ओम, या हम लोग यहाँ पे करंट मान लेते हैं I1 I2 उस फॉर्म में दे देंगे। ये हमने मान लिया कोई वोल्टेज सोर्स हमने मान लिया। ठीक है, दोनों 2, इसको हम लोग मान लेते हैं 3 ओम है, ये 3 ओम ले लीजिए। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक, ये हम लोग मान लेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक, तो ये हमने मान लिया यहाँ पे 3 टाइम्स, ये हो गया V3 ओम। आप देखिए इसको समझना है कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे आपको दो सोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक, ये सोर्स कैसा आप पहचान गए होंगे। ठीक है, नेचर वाइज ये करंट सोर्स है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये CDCS मतलब ये पहला वाला है CDCS, यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और ये देखिए वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, V के क्रॉस वोल्टेज पर, है ना, V3 ओम के क्रॉस वोल्टेज पर। ये क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इसको समझेंगे ये है क्या। देखिए इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस 2 ओम को क्रॉस जो करंट फ्लो करेगी उसके 2 टाइम्स। ठीक है, लेट हमने मान लिया कि 2 के क्रॉस करंट आई 1 एम्पियर, 2 के क्रॉस करंट आई कितनी 1 एम्पियर। तो इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि कितना है, यानी 2 ओम के क्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसका 2 गुना, तो कितना हो गया ये
2 एम्पियर। समझ गए कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे अपने सर्किट में, हम लोग डिटेल में जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। अब इसको समझिए, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है 3 ओम के क्रॉस जो भी हमको वोल्टेज मिलेगा, ये ठीक है, ये जो 3 ओम के अक्रॉस जो भी हमको वोल्टेज मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। हमने ले लिया कि 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल गया हमको 2 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया, 2 वोल्ट मिल गया। तो यहाँ पे अगर 2 वोल्ट मिला तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2, तो कितनी हो गई 6 वोल्ट। कितनी हो गई ये 6 वोल्ट। समझ गए कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है समझ गए। ठीक है, ऐसे ही सर्किट में आपको लगे हुए मिलेंगे और फिर आपको वहां पे सर्किट सॉल्व करना होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप यूज थ्रू हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि किस प्रकार हमको इनको डील करना है, तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स से मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं V2 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं I3 ओम। ठीक, तो ये क्या हो जाता है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी 2 ओम के क्रॉस जितना वोल्टेज मिलता है वो इस करंट की वैल्यू होती है, मतलब उसका 2 टाइम्स इस करंट सोर्स की वैल्यू होती। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये लिख दिया हमने I3 ओम, तो इस वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू होती, जो इस 3 ओम में जो भी करंट फ्लो होती उसका 3 टाइम्स उसका वैल्यू हो जाता। समझ रहे हैं कैसे यूज करना है। तो इस तरीके से हमको इसको यूज करना है। अब यूज करते समय एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि अगर हमारा सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, अगर हमारे किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं और उस सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स भी लगे हैं, तभी ये हमारे जो सोर्सेज हैं, तभी ये जो हमारे सोर्सेज हैं एक्टिव सोर्सेज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अन्यथा कैसे ट्रीट किए जाएंगे, ये पैसिव सोर्स की तरह। किसकी तरह, पैसिव सोर्स की तरह। ठीक है, किसकी तरह, पैसिव सोर्स की तरह। ठीक, तो लिख के देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख लेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे, इफ सर्किट हैव independent sources and dependent sources, then dependent sources act as active element। ठीक है, ठीक, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ तभी वो एक्टिव एलिमेंट ट्रीट किए जाएंगे, अगर नहीं तो इफ सर्किट, ये सेकंड पॉइंट है, इफ सर्किट ओनली हैव डिपेंडेंट सोर्सेज, केवल डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, देन डिपेंडेंट सोर्सेज treated as passive sources, पैसिव एलिमेंट, ये सोर्सेज पैसिव एलिमेंट। तो हम लोग उनको कैसे कंसीडर करेंगे, एज अ पैसिव एलिमेंट। इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट हो गया होगा आपका। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे सिंबल्स हैं इनके। ठीक है, अगर डायमंड शेप है तो शेप बता दिया, जहां भी डायमंड शेप होगा मतलब डिपेंडेंट सोर्स है। अब वहां पे अगर एरो है तो करंट सोर्स हो गया, अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो वो वोल्टेज सोर्स हो गया। अगर उसके यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो करंट है तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, अगर मल्टीप्लायर वोल्टेज सोर्स हो गया तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, इसी प्रकार ये वोल्टेज सोर्स में अगर मल्टीप्लायर करंट है तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर मल्टीप्लायर वोल्टेज है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और ये क्या है हमारा, इसका सिंबल है। जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज के सर्किट एनालिसिस में तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमको इनको यूज में लाना है, कैसे हमको उपयोग करना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को टोटली डिस्कस करेंगे और फिर रेजिस्टेंस के बाद ओम्स लॉ में चलेंगे, ओम्स लॉ के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में चलेंगे, फिर उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, आपने इसको सब नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।